हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब लोग ठीक होंगे, अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरी मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो हमारी वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है करंट अपडेट्स की वीडियो। मॉर्निंग 6 मार्च 2023 की 6 मार्च 2023 की करंट अपडेट्स की वीडियो है ये, जिसमें हम मॉर्निंग के करंट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहली न्यूज क्या है हमारी? पहली न्यूज है नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज स्कैन शेयर सर्विस। तो जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है ऑफ इंडिया, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसने क्या किया, एक सर्विस लॉन्च करी है जिसका नाम क्या है, स्कैन एंड शेयर सर्विस। अब इसमें क्या है, इस सर्विस में क्या होगा कि देखिए, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं आप, तो आपको वहां जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन में वो बहुत सारी चीजें पूछते हैं, आपका नाम, आपकी एज वगैरह, है ना। फिर आपसे पूछ लेते हैं कि किस डॉक्टर को दिखाना है, और बहुत सारी चीजें, फोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ऐसी बहुत सारी चीजें पूछते हैं। अब उसमें क्या बहुत ज्यादा समय लग जाता है कई बार, है ना। उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है कई बार कि सिस्टम डाउन है, या फिर मान लीजिए बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, बहुत ज्यादा लाइन लगी हुई है, तो उसमें क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा समय लग जाता है। अब कई बार क्या है, कोई पेशेंट आया हुआ है, अब उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो पहले से बहुत ज्यादा परेशान है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन में इतना सारा टाइम लग जा रहा है। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, इसी चीज को हटाने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है इस सर्विस को लेके आई है, स्कैन एंड शेयर सर्विस। अब इस सर्विस में क्या होगा, देखिए ये क्यूआर कोड बेस्ड सर्विस है। क्यूआर कोड समझते हो आप? देखिए कई बार आप जब फोन पे वगैरह से, या फिर गूगल पे से, या पेटीएम वगैरह से जब आप पेमेंट करते होगे, तो आपने देखा होगा किसी भी दुकान पे आप जाओगे तो वहां पे लगा रहता है क्यूआर कोड फोन पे वगैरह का। उसको स्कैन करते हैं, उसके बाद पेमेंट कर देते हैं हम लोग, है ना। तो इसी तरह से क्यूआर कोड लगाया जाएगा। जो भी हॉस्पिटल होगा उसकी कई सारी जगहों पे, है ना, जो भी हॉस्पिटल होगा उसकी कई सारी जगहों पे वो क्यूआर कोड लगाया जाएगा। आप उसको अपने फोन वगैरह से जो है स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद आपके पास फॉर्म खुल जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, और आप डायरेक्टली वहां से रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्टली वहां से रजिस्टर कर सकते हो, आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आपको कोई लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, आपको कुछ नहीं देखना पड़ेगा कि मतलब कुछ डिस्कंफर्ट तो नहीं हो रहा आपको। मतलब लाइन में लगोगे तो डिस्कंफर्ट होता है ना, बहुत सारा समय देना पड़ेगा लाइन में लगने के लिए। अब कई बार होता है बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, सिस्टम डाउन हो रहा है या कुछ हो रहा है, पर आप अगर अपने फोन से भरोगे तो वो सब दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, और अगर कोई जो है इस सर्विस का इस्तेमाल नहीं करना जानता, कोई फोन का इस्तेमाल नहीं करना जानता, तो वो डायरेक्टली जा सकता है काउंटर, जो भी वहां उनका काउंटर है वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ठीक है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग, क्योंकि देखिए आज के जमाने में ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे लोगों को फोन चलाना नहीं आता। देखिए मैक्सिमम लोगों को फोन चलाना आता ही आता है आज के समय पे, तो मैक्सिमम लोग जो है इस सर्विस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कुछ लोग परसेंट जो लोग हैं जिनको नहीं आता फोन का इस्तेमाल करना, वो क्या करेंगे, वो काउंटर पे जाकर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। तो उस वजह से वहां पे भीड़ भी कम लगेगी, है ना, और जो है काम भी जल्दी हो पाएगा। अब इसके फायदे क्या है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। क्या फायदे हो गए कि भीड़ कम लगेगी, समय जल्दी मिलेगा, जो डिस्कंफर्ट हो रहा है पेशेंट को वो नहीं होगा, है ना, वो डिस्कंफर्ट नहीं होगा। फिर और फायदा क्या है, और फायदा है जैसे कि कई बार क्या होता है, जैसे आपने किसी से डिटेल भरवाई अपनी, है ना, रजिस्ट्रेशन डेस्क पे आप खड़े हो, और जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, जो भी कोई बंदा है या कोई लड़की है, कोई लड़का, जो भी है वहां पर रजिस्ट्रेशन कर रहा है, उसको आप अपनी डिटेल बता रहे हो, भर रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, गलत हो जाती है वो डिटेल, है ना, कई बार वो डिटेल गलत हो जाती है। फिर उसको इंप्रूव करो, मतलब उसको चेंज कराओ, उसमें कुछ ना कुछ जो भी गलती हुई है उसको चेंज कराना पड़ता है। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी भी डिटेल को अपने आप भर रहे हो, है ना, अगर आप अपने आप भर रहे हो, तो उसकी गलत होने की जो आशंका होती है वो काफी कम होती है। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है कि गलत भी कम से कम होगी। ठीक है, फिर और इसका क्या फायदा है, ये जो स्कैन एंड शेयर जो आपकी सर्विस है, इसका क्या फायदा है? देखिए इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, इसको लिंक कर रही है आयुष्मान भारत स्कीम से। आयुष्मान भारत जो योजना है, स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उससे लिंक करेगी सर्विस को, स्कैन एंड शेयर सर्विस को। आयुष्मान भारत की एक और स्कीम है, एक और मिशन है, किसका क्या नाम है उसका, आयुष्मान भारत नेशनल डिजिटल मिशन। तो नेशनल डिजिटल मिशन जो है, इसके तहत क्या होगा कि जो भी लोग इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करेंगे, उन सबका एक डाटाबेस बनाया जाएगा। ठीक है, उन सबका एक डाटाबेस बनाया जाएगा, पूरा जो डाटा होगा एक जगह पे सेव हुआ करेगा उन सबका, है ना। और उनको क्या होगा, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको एक आयुष्मान भारत अकाउंट नंबर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, आयुष्मान भारत अकाउंट नंबर बोल दीजिए, या फिर आप बोल सकते हो हेल्थ आईडी दी जाएगी, हेल्थ आईडी दी जाएगी। इसके बारे में आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, हेल्थ आईडी के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका काफी समय पहले, मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने काफी समय पहले इसका जिक्र किया है, किसी चीज का, हेल्थ आईडी का, है ना। या तो हेल्थ आईडी आप बोल दीजिए, या फिर बोल सकते हो आप आयुष्मान भारत
आयुष्मान भारत अकाउंट नंबर। इसमें क्या होगा, देखिए जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, आपको एक आईडी दे दी जाएगी। आईडी जैसे कि जब आप आधार कार्ड, जैसे आपके पास आपका आधार कार्ड है, तो आपको कैसे पहचाना जाता है कि आपका आधार कार्ड है? क्या करना होता है आपको, आपका उसका नंबर डालना होता है, जो उसके नंबर लिखा हुआ है, हमारा आधार कार्ड का जो नंबर है वो हमको डालना होता है। तो वो क्या है, हमारी एक तरह से एक आईडी है। तो इसी तरह क्या है, हमको एक हेल्थ आईडी या फिर आयुष्मान भारत अकाउंट नंबर मिल जाएगा। जैसे ही हम उसको डाला करेंगे, जहां भी जिस जगह भी हमको उसका एक्सेस करना है, ऐसे ही क्या होगा, सारे की सारी जो हमारी डिटेल है वो खुल के आ जाया करेंगी। वो डिटेल कैसे खुल के आएंगी, क्योंकि जो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे सब एक डाटाबेस में सेव हो जाएगा, और वो डाटाबेस जो है हमको क्या प्रोवाइड कर देगा, एक आईडी प्रोवाइड कर देगा। और जो आईडी जब भी हम डाला करेंगे तो हमारी जितनी भी पूरी मेडिकल हिस्ट्री होगी वो सब कुछ खुल के आ जाया करेगी। अब इसका क्या फायदा है, देखिए इसके फायदा क्या है कि हमको हर जगह जो है पेपर, अपने जो हमारे पेपर होते हैं, मेडिकल पेपर होते हैं ना, वो सब कैरी करके नहीं चलने पड़ेंगे। हर जगह रिपोर्ट कैरी करके नहीं चलनी पड़ेगी, लेके नहीं जानी पड़ेगी। डॉक्टर को क्या करना है, खाली उस हेल्थ आईडी जो है उसको डालना है, या फिर आयुष्मान भारत जो अकाउंट नंबर है उसको डालना है, जो भी उसका डाटाबेस है उसके अंदर, और आपकी जो भी पूरी मेडिकल हिस्ट्री होगी वो खुल के आ जाया करेगी, वो पूरी खुल के बाहर आ जाएगी, है ना। और डॉक्टर उसके हिसाब से देख लेगा क्या क्या चीज देखनी है, क्या क्या नहीं देखनी है। क्योंकि देखिए अगर कोई डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है ना, कोई डॉक्टर इलाज कर रहा है, तो उसको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए आपके बारे में, जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री है। जैसे आप कुछ बताना भूल गए, या कोई पेपर है आपका, है ना, आप उसको आपको खो गया है, किसी वजह से खो गया वो पेपर, है ना, खो गया है ना, और आप बताना ही भूल गए उसके बारे में डॉक्टर को कि जी मुझे बीमारी हुई थी इतने महीने पहले, या कुछ ऐसी परेशानी हुई थी, या फिर उस डॉक्टर ने मुझे ये दवाई दी थी, इससे मुझे एलर्जी थी, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। अब ये सब चीजें डॉक्टर को पता होनी चाहिए, जब भी तो वो आगे आपका इलाज कर पाएगा ठीक से। तो इसी वजह से क्या है, ये हेल्थ आईडी दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। एक पेशेंट की, एक बंदे की एक आईडी होगी, और उसी को जो है डालेगा जो भी डॉक्टर होगा उसमें। या फिर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट उस आईडी को डालोगे और रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और डॉक्टर जो है या फिर हॉस्पिटल जो है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, ठीक है। उसमें डायरेक्टली जाके देख सकता है कि क्या क्या आपका मेडिकल डाटा है, क्या क्या आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीट कर सकता है। तो ये क्या फायदा है, ये फायदा है इस स्कीम का। कौन सी स्कीम का, स्कैन एंड शेयर सर्विस, या फिर स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की जा रही है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है। कौन सी अथॉरिटी है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसके द्वारा ये स्कीम जो है लॉन्च की जा रही है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, राजेश मल्होत्रा नेम्ड प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी। देखिए पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पीआईबी के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं राजेश मल्होत्रा जी के बारे में। अगर राजेश मल्होत्रा जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कौन है, राजेश मल्होत्रा जी आपके एक क्या है, ये है आपके राजेश मल्होत्रा जी हैं आपके इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर, क्या IIS ऑफिसर, ठीक है। क्या है, IIS ऑफिसर। IIS मतलब इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर, है ना। इन्होंने काफी सारे सर्विस के लिए काम किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। मतलब ये एग्जाम होता है इसका भी, जैसे IAS वगैरह का एग्जाम होता है ना, जैसे IAS की पोस्ट होती है, IPS की पोस्ट होती है, उसी तरह इंफॉर्मेशन सर्विस की पोस्ट होती है, ठीक है। ये जो है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस की पोस्ट होती है। तो ये अब उससे जब रिटायर्ड हो गए तो उसके बाद इनको क्या चुन लिया गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी, पीआईबी मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। क्या नाम है इसका, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अब ये किसको हटा के बने, इनसे पहले मतलब कौन था, डायरेक्टर जनरल पीआईबी का कौन था, जो आपके राजेश मल्होत्रा जी, इनसे पहले कौन था, इनसे पहले थे आपके जो थे सत्येंद्र प्रकाश। कौन, सत्येंद्र प्रकाश, ओके। इनसे पहले थे। अगर आपको कोई पूछता है कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया, इन्होंने रिप्लेस किया सत्येंद्र प्रकाश को। और प्रेजेंटली डायरेक्टर जनरल कौन है पीआईबी के, राजेश मल्होत्रा जी। अब पीआईबी के बारे में जान लेते हैं, प्रेस एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में जाने ना, बहुत ज्यादा डिटेल से इसके बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि हमको इसका वो पता होना चाहिए इसका काम क्या है और कब बना था। इस वजह से हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। कब बना था ये, 1919 में, कब, 1919 में अंग्रेजों के द्वारा ये बनाया गया था। 1919 में अंग्रेजों के द्वारा ये बनाया गया था। उसके बाद फिर इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते गए, धीरे धीरे अमेंडमेंट होते गए। फिर 1946 में आके 1946 में आके अपनी प्रेजेंट फॉर्म में आया। जो पीआईबी है उस समय पे इसका नाम कुछ और था, लेकिन जब 1946 में आके, जब हमारे देश आजादी होने वाला था, ठीक है, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है वो बनाया जा रहा था, उस समय पे इसका नाम क्या रखा गया, पीआईबी, है ना, पीआईबी। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक मिनिस्ट्री है, कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसके अंडर आ गया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आ गया। देखिए ये जो चुना गया है इनको, राजेश मल्होत्रा जी को जो चुना गया है पीआईबी का, ये जो आपका डायरेक्टर जनरल चुना गया, ये भी किसके द्वारा चुना गया है, मिनिस्ट्री ऑफ
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ही चुना गया। क्यों? क्योंकि ये जो आपका पीआईबी है, पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है पीआईबी, ये किसके अंदर आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री के अंदर आती है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर आती है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। तो उन्होंने ही ये जो मिनिस्ट्री है इन्होंने ही चुना है किसको? राजेश मल्होत्रा जी को। ठीक है, अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आपकी पीआईबी है ये कब आई थी? 1949 में। 1949 में किसके अंदर आ गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये इसका नाम जो है, ये जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसका नाम कब पड़ा? 1946 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। फिर जब हमारी सरकार बनने वाली थी तो उस समय पे इसको एक मिनिस्ट्री के अंदर लाया गया। कब? मतलब जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, मतलब जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी ना, क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन कब हुए थे? 51-52 में जाके, 1951-52 में जाके हमारे यहाँ पे पहली बार इलेक्शन हुए थे। तो उससे पहले जो गवर्नमेंट बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, उसके अंदर ये किस मिनिस्ट्री के अंदर डाला गया था? उसके अंदर ही मिनिस्ट्री के अंदर डाली गई थी पीआईबी। किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। अब पीआईबी का काम क्या है? देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसका क्या काम है? ये एक प्रेस की तरह, एक मीडिया की तरह काम करती है, गवर्नमेंट की तरह, गवर्नमेंट के लिए एक मीडिया की तरह काम करती है। ये प्रिंट मीडिया में भी है गवर्नमेंट के साथ, एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी है। प्रिंट मीडिया मतलब या न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब जो होते हैं, अखबार और ये मैगजीन वगैरह होती है, इन सब में जो प्रिंट किए जाते हैं उनको प्रिंट मीडिया बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोन वगैरह पे जो आप न्यूज़ पढ़ते हो, न्यूज़ चैनल जो होते हैं, इन सब पे जो पढ़ते हैं, वो होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक का उपकरण का यूज करके जो है किसी न्यूज़ प्रोवाइड करे, वो क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है। तो चाहे आपके फोन से आप देख रहे हो, चाहे टैबलेट्स वगैरह से देख रहे हो, चाहे आप टीवी वगैरह पे देख रहे हो, इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो जो भी काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, जो भी काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, तो वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक को बताना चाहती है तो एक न्यूज चैनल के थ्रू बताती है। वो न्यूज चैनल क्या है? वो न्यूज चैनल है आपका पीआईबी, है ना, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी न्यूज देना चाहती है वो अपनी पब्लिक को, वो लोगों को, अपने को, पूरी जनता को देती है। ठीक है, इसके द्वारा, पीआईबी के द्वारा। तो पीआईबी कैसे ऑर्गेनाइजेशन, आप समझ गए ना, है ना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, कब बनी ये भी समझ गया आप? 1919 में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। ये जो इसके प्रेजेंट फॉर्म है पीआईबी, कब आई? ये आई 1946 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर कब आई? 1949 में आई, है ना। ये आप समझ गए होगे। फिर आप ये भी समझ गए होगे राजेश मल्होत्रा जी के बारे में मैंने जो आपको बता दिया। फिर सत्येंद्र प्रकाश जी कौन थे? इनसे पहले जो डायरेक्टर जनरल थे वो थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? केरला इंक्स पैक्ट विद यूएन वुमेन। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। जो संयुक्त राष्ट्र की वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, जो संयुक्त राष्ट्र की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है ना, वुमेन, MEN। ओके, तो जो संयुक्त राष्ट्र की वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अलग अलग बॉडी है संयुक्त राष्ट्र की, तो जो वुमेन वाली जो बॉडी है उसके अनुसार केरला जो है उसने क्या किया है? साइन किया पैक्ट। इंक का मतलब साइन करना, एक पैक्ट साइन किया, एक पैक्ट पे हस्ताक्षर किए। ठीक है, हस्ताक्षर किए मतलब साइन किए एक पैक्ट पे। अब ये पैक्ट किस चीज के लिए है? देखिए, पैक्ट है टू इंक्रीज, है ना, बढ़ाने के लिए जो इन्वॉल्वमेंट है वुमेन्स का, महिलाओं का जो इन्वॉल्वमेंट है किस चीज में? जो इंडिया का टूरिज्म सेक्टर है, जो इंडिया का टूरिज्म सेक्टर है उसमें बढ़ाने के लिए महिलाओं का जो उसमें पार्ट है, महिलाओं का पार्ट है, उसको बढ़ाने के लिए किसमें? जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है। अब देखिए कैसे समझाता हूं मैं आपको। देखिए, जब हम कहीं घूमने जाते हैं, कोई टूरिस्ट कहीं घूमने जाता है, तो घूमने वाली जगहों पे क्या होता है? बहुत सारे लोग उसमें पार्ट लेते हैं, है ना। बहुत सारे लोग कैसे लेते हैं? जो वहां पे हमको घुमा रहे होंगे गाड़ी वगैरह में, होटल होते हैं, है ना, जो होटल में सर्विस प्रोवाइड करा रहे होंगे, चाहे वो कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो। जब हम खाना खा रहे हैं जिस होटल से, है ना, कोई सामान खरीद रहे हैं, वो भी आपके टूरिज्म सेक्टर के अंदर आ गए। तो ये जो सारी चीज होती है ये सब आपके टूरिज्म सेक्टर के अंदर आते हैं। पर अगर हम बात करें महिला और पुरुष दोनों की, मैन एंड वुमेन्स दोनों की बात करें, तो देखिए मेंस कैसी चीजों में उसमें वहां पे होते हैं। मैन कैसी कैसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमको? जैसे ड्राइवर की सर्विस प्रोवाइड करेंगे, है ना, हॉस्पिटल होटल्स वगैरह की सर्विस प्रोवाइड करेंगे, दुकान जो होगी उनको मालिक वगैरह होंगे, है ना, ऐसी चीजें हम वहां पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कैसी सर्विस मानी जाती है? ये मानी जाती है आपकी लो स्किल्ड लो पेड सर्विस। ठीक है, ये जो लो स्किल्ड लो पेड सर्विस मानी जाती है। वहीं पर अगर महिलाओं की बात करें तो महिला कैसी चीजों में होंगी? महिला होंगी आपका जो स्वागत करने वाली सर्विस होगी, होटल वगैरह में स्वागत वगैरह करती है वो महिला होती है वहां पे, या फिर खाना पकाने के लिए, दुकान के लिए, ये सब चीजों के लिए क्या होती है? इन सब
चीजों के लिए महिला होती है ना। तो महिला का इन्वॉल्वमेंट एज कम्पेयर टू मेंस, पुरुषों के मुकाबले महिला का जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें वो बहुत कम है। तो इसी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाए, किसके द्वारा, महिलाओं को भी उसमें ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड किया जाए। इसी चीज के लिए ये जो पैक्ट है ये साइन किया गया है, किसके बीच में, यूएन वुमेन के बीच में, संयुक्त राष्ट्र वुमेन, संयुक्त राष्ट्र महिला के बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन है, और केरला गवर्नमेंट के बीच में। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, इंडिया एंड गुयाना सेट टू साइन पैक्ट ऑन ऑयल एंड गैस सेक्टर। तो पहले ना इंडिया और गुयाना के रिलेशनशिप के बारे में समझते हैं। इंडिया और जो गुयाना देश है इनकी रिलेशनशिप कैसी है। देखिए इनकी रिलेशनशिप ना इंडिया और गुयाना जो है बहुत पुरानी है ना। जब ब्रिटिश एरा की बात करें ना, ब्रिटिश एरा मतलब जो हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था, जब से बात करें ना, कि जैसे इंडिया अंग्रेजों के अंदर आता था जैसे इंडिया अंग्रेजों के अंदर आता था ना, उसी प्रकार गुयाना भी अंग्रेजों के अंदर आता था। तो बहुत सारे इंडियन जो है वो गुयाना में भी शिफ्ट हो गए थे उस समय पे। बहुत सारे इंडियन जो है, बहुत सारे इंडियन फैमिली जो है गुयाना में भी शिफ्ट हो गए थे उस समय पे। अगर प्रेजेंटली बात करूं ना, अगर इस समय की बात करूं तो 39.8% जो टोटल जनसंख्या है गुयाना की, उसमें से 39.8% जो है इंडियंस हैं। सबसे ह्यूज अमाउंट, सबसे ज्यादा जो वहां पे मिलेंगे ना किसी और देश के लोग, कौन मिलेंगे, वो मिलेंगे इंडियंस। 39.8% वहां पे इंडियंस रहते हैं। उसके बाद चाइनीज भी रहते हैं कुछ, फिर यूरोपियन भी रहते हैं बहुत सारे, अफ्रीकन बहुत सारे रहते हैं। अफ्रीकन 31% के दूसरे नंबर पे अफ्रीकन आते हैं, 31% के आसपास अफ्रीकन रहते हैं, चाइनीज रहते हैं, है ना। और भी बहुत सारे अलग अलग देश के लोग वहां पे रहते हैं। पर सबसे ज्यादा कौन रहते हैं, सबसे ज्यादा रहते हैं वहां पे इंडियन। ठीक है, जब इंडियन वहां पे सबसे ज्यादा रहेंगे तो उनकी क्या होगी, जो फैमिली होगी, जो इंडियंस हैं इनके जानने वाले, इनके रिश्तेदार वगैरह कोई ना कोई तो इंडिया में होगा ही होगा, है ना। पूरे सारा कुछ खानदान लेके तो वहां नहीं बस गए होंगे ये लोग, खुद अपनी फैमिली लेके तो गए होंगे, लेकिन जो इनके और बहुत बड़ा खानदान होता है हमारे यहाँ पे, जो पूरा घर वगैरह होते हैं, अलग अलग रिश्तेदार होते हैं, उनमें से कोई ना कोई तो इंडिया में होगा ही। तो इससे क्या होता है, इंडिया के जो लोग हैं उनके रिलेशनशिप किसके साथ है, जो गुयाना में लोग रहते हैं, क्योंकि अब तो गुयाना के हो गए ना, तो गुयाना के हो गए, ये भले यहाँ से शिफ्ट हुए वहां पे, लेकिन हो तो गुयाना के गए। तो इंडिया की गुयाना की बहुत अच्छी रिलेशनशिप है इसी वजह से। ठीक है, फिर दूसरी बात बताऊं, एक पॉइंट तो ये हो गया कि गुयाना और इंडिया की रिलेशनशिप अच्छी क्यों है ना, पीपल टू पीपल रिलेशन जो है अच्छे हैं, इस वजह से रिलेशनशिप भी अच्छी है। दूसरी बात बताऊं, देखिए कुछ दिन पहले एक मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, ठीक है, सॉरी प्रेसिडेंट थे, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, मतलब अमेरिकन ऐसे नहीं थे, अमेरिकन मतलब जो ब्लैक अमेरिकन होते हैं ना वो थे, अमेरिकन नहीं सॉरी, जो ब्लैक अफ्रीकन होता है, अफ्रीकन टाइप जो है एक प्रेसिडेंट है, जो कहाँ के प्रेसिडेंट है, जो है आपके गुयाना के प्रेसिडेंट। मैंने आपको बताया ना 31% के आसपास वहां पे अफ्रीकन लोग भी रहते हैं। तो इनके जो प्रेसिडेंट है इस समय पे एक अफ्रीकन है ना, जो अफ्रीका से शिफ्ट हुए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इंडियन बताए जो इंडिया से शिफ्ट हुए हैं, उसी तरह से जो अफ्रीका से शिफ्ट हुए हैं, ऐसे एक व्यक्ति है जो इनके प्रेसिडेंट है, गुयाना के प्रेसिडेंट है। तो उनका एक कुछ दिन पहले जो उन्होंने एक स्पीच दी थी वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। वो यूएन में उन्होंने स्पीच दी थी, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र में, इंडिया के लिए, कि इंडिया ने उनकी कैसे मदद की थी, किस समय पे वैक्सीन जब चाहिए थी उनको, जो कोविड-19 चल रहा था उस समय पे इंडिया की मदद की थी। जिन्होंने, अगर आपने स्पीच सुनी होगी तो सुना होगा कि इंडिया की खुद की कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, अपनी पॉपुलेशन को देखने के बाद फिर इनके पास इतना भी समय है कि और देशों की भी मदद कर सके। और जो बड़े बड़े देश हैं खाली वो अपने लिए स्टॉक बचा रहे थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत लोगों की मदद की, ऐसे ऐसे करके इन्होंने पूरी स्पीच दी थी इंडिया के ऊपर। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि इनके इंडिया के और इनके रिलेशन, गुयाना के रिलेशन काफी अच्छे हैं। फिर तीसरी वजह है क्रिकेट। तीसरी वजह है क्रिकेट, जो वो है तीसरी वजह क्रिकेट कैसे है, देखिए समझिए कैसे। देखिए एक टीम है, क्या नाम है उसका, वेस्ट इंडीज एक टीम है ना। ये जो टीम है ना वेस्ट इंडीज, इस नाम का कोई देश तो है नहीं, क्योंकि जो क्रिकेट टीम बनती है वो देश के नाम के हिसाब से बनती है, जैसे इंडिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, है ना, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब एक टीम है, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, और इनके देश भी है। लेकिन जो वेस्ट इंडीज है ना, ये कोई देश नहीं है, इसकी क्रिकेट टीम है, लेकिन ये कोई देश नहीं है। कभी भी आप को और उसका झंडा देखोगे तो उसके झंडे में आप क्या देखोगे कि एक आइलैंड बना हुआ होगा, आइलैंड मतलब एक द्वीप बना हुआ होगा, उसके ऊपर नारियल के पेड़ ऐसे खड़े होंगे और 3 स्टंप लग रहे होंगे। 3 स्टंप का क्या मतलब है, क्रिकेट के लिए स्पेशली बनाया गया है, जो झंडा बनाया गया है क्रिकेट के लिए स्पेशली बनाया गया है ना। इसका जो है किसी देश से कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश नहीं है। ये बहुत सारी जो करेबियन कंट्रीज हैं, बहुत सारे द्वीप है ना, उन सबको एक साथ मिलकर करेबियन द्वीप बोल देते हैं। तो बहुत सारे जो करेबियन द्वीप हैं और उनके आसपास की जो कंट्री है, गुयाना भी उनके पास में पड़ता है, उन सब कंट्री ने मिलकर क्रिकेट खेलने के लिए एक ग्रुप बना लिया है ना, क्रिकेट टीम बना लिया, जिसको क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज। जिस टीम को क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज, उस टीम को बोलते हैं। ठीक है, उसी में कुछ प्लेयर जो है
गुयेना के भी हैं, उसमें कुछ प्लेयर जो है गुयेना के भी हैं। जैसे मैं नाम बताऊं, चंद्रपॉल है ना, शिवनारायण चंद्रपॉल, आपने नाम सुना होगा, बहुत बेहतरीन प्लेयर थे। कहाँ के? वेस्ट इंडीज के। रामपॉल का भी आपने नाम सुना होगा, ये बहुत बेहतरीन प्लेयर थे, है ना। कहाँ के? वेस्ट इंडीज के। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये सब बिलोंग करते हैं गुयेना से, है ना। तो क्रिकेट का भी बहुत अच्छा रिलेशन है। अब देखिए इंडिया में क्रिकेट इतना फेमस है, आईपीएल को देखो, आईपीएल गुयेना देश में आईपीएल जो है बहुत ज्यादा फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स, है ना, भले वो गुयेना से हो ना हो, लेकिन वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर हैं, जो इनकी देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां के जैसे ड्रेवन ब्रेवो हो गए या क्रिस गेल हो गए, या फिर और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, है ना, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इंडिया में, पोलार्ड हो गए, ये सब क्या है, ये बहुत महंगे बिकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। कहाँ पे? आईपीएल में। ये आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। तो इसी वजह से क्या है, गुयेना में क्रिकेट, आईपीएल क्रिकेट की बात कर लो, आईपीएल की बात कर लो ना, बहुत ज्यादा फेमस है। तो इससे भी क्या है, इनके और इंडिया के रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। 3 कारण मैंने आपको बता दिया कि इंडिया के और इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे क्यों हैं, ठीक है, बहुत अच्छे क्यों रिलेशन है। ये तो मैंने आपको बता दिया इनके दोनों आपस में रिलेशन के बारे में। अब ये न्यूज में क्यों है ना, इंडिया और जो गुयेना है न्यूज में क्यों है, ये भी मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि एक पैक्ट साइन करने वाले, एक एग्रीमेंट साइन करने वाले, किस चीज के ऊपर? ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर। तब क्यों करने वाले ये समझिए। देखिए गुयेना जो देश है ना, वैसे तो बहुत ज्यादा अमीर देश नहीं है, नॉर्मल सा देश है, ठीक है, बहुत ज्यादा अमीर देश नहीं है, बहुत बड़ी जीडीपी नहीं है। लेकिन अभी कुछ साल पहले क्या हुआ, यहाँ पे ऑयल रिजर्व मिले, मतलब कच्चे तेल के रिजर्व मिले, और थोड़े बहुत नहीं, बहुत ह्यूज अमाउंट में मिले। जैसे अभी हमारे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के रिजर्व मिले, उसी तरह पे यहाँ पे गुयेना में कुछ साल पहले ऑयल के रिजर्व, कच्चे तेल के रिजर्व मिले, ऑयल एंड गैस के रिजर्व मिले, बहुत ज्यादा अमाउंट में। लेकिन दिक्कत क्या हुई, ये देखिए अभी भी इनके यहाँ पे मिल गए, लेकिन अभी भी ये क्या करता है, देश जो है बाहर से मंगाता है, बाहर से इंपोर्ट करता है अभी भी, है ना। ये जो कच्चा तेल हो गया, और पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और नेचुरल गैस हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए इनके पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास फैसिलिटी नहीं है कि ये उसको ड्रिलिंग करके बाहर निकाल सके और फिर उसको रिफाइन कर सके, है ना, उसको रिफाइन कर सके, उसको रिफाइन कर सके। लेकिन जब इनके पास फैसिलिटी है नहीं, ना ही बना पा रहे, क्योंकि इनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बहुत ज्यादा अमीर कंट्री है नहीं कि अपने आप इन्वेस्टमेंट करके बना ले, तो इन्होंने बात करी कुछ यूरोप की जो प्राइवेट कंपनीज है उनसे, है ना, कुछ अमेरिका की प्राइवेट कंपनीज है उनसे। लेकिन वो कंपनीज क्या कर रही हैं, वो कंपनीज इनका फायदा उठा रही है, ठीक है, वो कंपनीज इनका फायदा उठा रही है, इनको हरेस कर रही है। कैसे कर रही है कि इनके यहाँ से निकाल तो लेती हैं, लेकिन तेल वगैरह निकाल तो रही है, लेकिन उनको फिर बहुत ह्यूज अमाउंट में बेच रही है इनको, मतलब बहुत महंगा बेच रही है इनको। अब इससे इनको क्या फायदा, अगर इनको महंगाई खरीदना होगा तो किसी और देश से भी खरीद लेंगे, फिर अपने यहाँ पे जो इनके यहाँ पे तेल निकल रहा है उसका फायदा ही क्या हुआ जब ये इतने महंगे अमाउंट में खरीद रहे हैं उनसे। तो इन्होंने क्या सोचा है कि जो ऐसी कंट्रीज है जिनके पास ड्रिलिंग करने की कैपेसिटी है और रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बड़ा, हमारे पास तो बहुत बड़ा रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये हम कैसे कह सकते हैं, देखिए रिलायंस हो गया, है ना, और हिंदुस्तान ऑयल हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ये सब क्या है, बहुत बड़ी जो है इनका रिफाइनरी की फैक्ट्रीज हैं बहुत बड़ी बड़ी। अब ये कैसे समझोगे आप कि जब हम बाहर से किसी भी देश से हमको तेल मंगाना होता है ना, पेट्रोल वगैरह नहीं मंगाते हम कहीं से भी, हम हमेशा क्रूड ऑयल, कच्चा तेल मंगाते हैं हर जगह से, फिर उसको मंगा के और अपने यहाँ पे उसको क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। वरना अगर हम रिफाइंड ऑयल मंगाने लगे, मतलब अगर हम तेल पेट्रोल वगैरह ये सब मंगाने, पेट्रोल नेचुरल गैस ये सब मंगाएंगे, नेचुरल गैस तो चलो अलग हो गई, पर पेट्रोल डीजल अगर ये सब मंगाने लगे कहीं से, तो क्या होगा, वो और भी महंगा मिलेगा। इसीलिए हम क्या मंगाते हैं, क्रूड ऑयल मंगाते हैं और अपने यहाँ पे उसको रिफाइन करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, हमारे यहाँ रिफाइनिंग पावर जो है बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम बड़े आराम से क्रूड ऑयल को क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ड्रिलिंग भी कर सकते हैं हम, अलग अलग देशों में हमारी कंपनी जाती हैं, वहां पे जो है फील्ड्स ले रखी हैं, ऑयल फील्ड्स ले रखी हैं, और वहां पे जो ऑयल रिजर्व ले रखे हैं कुछ इससे, और वहां से निकालते भी हम तेल। तो हमारे पास हर 3 चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्रूड ऑयल है उससे रिलेटेड हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इन्होंने क्या सोचा है, गुयेना ने सोचा है, जो ऐसी कंट्रीज है जिनके पास पहले से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और जो जिनको चाहिए भी, है ना, क्योंकि इंडिया के पास ऑयल रिजर्व है नहीं, तो इंडिया को चाहिए ऑयल रिजर्व, उनके साथ हम लोग डील साइन करेंगे, और डील साइन करके क्या करेंगे, हम उस चीज का फायदा उठाएंगे, है ना। कैसे फायदा होगा, देखो इनको तो फायदा होगा ही होगा, जैसे इनकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो यूएसए की कंट्रीज हैं वो इनका फायदा उठा रही है, ऐसे फिर फायदा नहीं उठेगा इनका अगर ये डील साइन कर लेंगे पहले ही। कि डील में क्या लिखा होगा, डील में वही सब लिखा होगा, कैसे कैसे काम होगा, कितने पैसे इनको, कितना परसेंट इनको मिलेगा, कितने में इनको ऑयल देना होगा, कितना परसेंट आप ले जा सकते हो, कितना बेच सकते हो, यही सब उसमें लिखा होगा, है ना। तो ये सब चीजें पहले ही हो जाएंगी
क्लासिफाई पहले ही सब कुछ लिख दिया जाएगा, तो उसके बाद क्या है इनका कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। और इंडिया से इनके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हैं, तो इसी वजह से इंडिया के साथ ये डील साइन कर रहे हैं। अब इससे इंडिया को तो फायदा होगा ही होगा, हमको कच्चा तेल अच्छा अमाउंट में मिल पाएगा, जो हम पूरा का पूरा, क्योंकि हम जब उसकी ड्रिलिंग नहीं कर रहे हैं, हम खाली रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो हमको जो ड्रिलिंग के पैसे वो भी देने पड़ते हैं। पर अगर यहाँ पे हम गुयेना में जाके हमारी कंपनी खुद ड्रिलिंग करेंगी, तो जो इनका कट होगा, किसका, गुयेना का कट होगा, वो इनको दे दिया जाएगा, जो हमारा कट होगा हम ले लेंगे, बाकी जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, है ना। उससे क्या होगा, वो हमको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि हम उसकी खुद ड्रिलिंग कर रहे होंगे, हम उसको जमीन से, ड्रिलिंग मतलब जमीन से निकालना, और रिफाइन मतलब जो हमारे पास कच्चा तेल जमीन से निकल के आया उसको प्योर करते रहना, प्योर करके उसको पेट्रोल बनाना, और थोड़ा प्योर करके, सॉरी पहले डीजल बनाना, थोड़ा और प्योर करके उसको पेट्रोल बनाना, फिर और प्योर करके अलग अलग फॉर्म ऑफ फ्यूल्स बना देना, ठीक है। तो ये होता है रिफाइनिंग। तो फिर हम अपने आप करेंगे तो हमको भी फायदा होगा, गुयेना को भी फायदा होगा। देखिए मैंने आपको बताया गुयेना जो है अभी बहुत अच्छी जीडीपी नहीं है इसकी, लेकिन अगर ये इसका काम हो गया ना, कौन सा काम, ये जो ऑयल इसकी यहाँ से निकलना है, ये जितनी ह्यूज अमाउंट में, इतनी बड़े अमाउंट में यहाँ पे है ना ऑयल, अगर ये जल्दी से जल्दी निकाल दिया गया और इनको, इनकी जो कंट्री जैसे इन्होंने प्लान किया है ऐसा सब कुछ हुआ जैसे गुयेना ने प्लान किया है, तो क्या होगा, इनको जो है बहुत ज्यादा फायदा होगा, और अगले कुछ सालों में इनकी कंट्री जो है काफी ऊपर पहुंच जाएगी, इनकी जीडीपी बहुत अच्छी हो जाएगी अगले कुछ सालों में, ठीक है। यही है, ये इसीलिए क्या है, गुयेना और इंडिया जो है ये डील साइन करने के लिए रेडी हैं, और ये मतलब अभी पूरी तरह से डील साइन नहीं हुई है, लेकिन बातचीत काफी हद तक खत्म ही हो गई है, डील साइन करने की बात काफी हद तक हो ही गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एस जयशंकर हार्ड रिप्लाई टू यूके ओवर बीबीसी टैक्स इशू। अब देखिए क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे जो G20 है, G20 की कौन सी मीटिंग होने वाली है, G20 की मीटिंग होने वाली है फॉरेन मिनिस्टर्स की, G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है। जब मैंने आपको बताया था कि जो जापान के फॉरेन मिनिस्टर है वो मना कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है रशिया के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, जो हमारे कॉम्युनिक है उनमें जो है, जो G20 के कॉम्युनिक है उनमें इंडिया जो है रशिया के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, इस वजह से जापान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम जो फॉरेन मिनिस्टर की G20 की मीटिंग होगी उसको अटेंड नहीं करेंगे। तो मैंने बताया था आपको G20 की मीटिंग होने वाली फॉरेन मिनिस्टर की, जो अब तो हो गई है, उसके बारे में भी अगले एक दो न्यूज में जो है कवर करेंगे, जो हो गई है मीटिंग अभी। तो जब ये मीटिंग होने वाली थी उससे कुछ दिन पहले जो यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया में आए। जब यहाँ पे इंडिया में आए तो बहुत सारी बातें उन्होंने की, तो उसी में से एक बात इन्होंने करी कि जो बीबीसी का टैक्स इशू चल रहा है, टैक्स इशू क्या चल रहा है, देखिए बीबीसी का टैक्स इशू चल रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टिप मिली है कि बीबीसी जो है वो टैक्स की चोरी कर रहा है इंडिया में, और टैक्स की चोरी कर रहा है तो हमको ये जो टैक्स की चोरी है अब इसके खिलाफ कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। अगर टैक्स की चोरी कर रहा है तो हमको नुकसान है उस चीज से, तो उसके खिलाफ हमको कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से जो हमारी इनकम टैक्स है उसने छापा मारा हुआ है, कहाँ पे, जो बीबीसी का ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर है बीबीसी का इंडिया में, दिल्ली में, वहां पे, और इसकी कार्रवाई चल रही है ना। इसी के खिलाफ क्या बोला है, यूके ने बोला है इसके खिलाफ। अब यूके ने क्या बोला है इसके खिलाफ, यूके ने ये बोला है कि आप बीबीसी को परेशान कर रहे हो, उसको ठीक से काम नहीं करने दे रहे हो। ऐसा क्यों बोला है इन्होंने, ऐसा इन्होंने क्यों बोला यूके ने ऐसे यूके इसलिए बोल रहा है क्योंकि देखिए अभी कुछ दिन पहले वो कंट्रोवर्सी चली थी ना, कौन सी, नरेंद्र मोदी के ऊपर बीबीसी ने क्या बना दी थी, डॉक्यूमेंट्री बना दी थी, उसके ऊपर पूरी कंट्रोवर्सी चली थी। तो यूके का कहना है क्योंकि इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है इसी वजह से आप इनको दबाने की कोशिश कर रहे हो बीबीसी को। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या कहना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि अगर आपको हमारे यहाँ पे काम करना है, जो एस जयशंकर साहब ने भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, एस जयशंकर सर कौन है, हमारे यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने जो कहा है वो आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा है, देखिए इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई नहीं बनाई वो एक अलग मुद्दा है ना, उसको आप अलग रखिए, लेकिन अगर आप हमारे देश में काम कर रहे हो, हमारे देश से पैसा कमा रहे हो, तो आपको हमारे लॉ तो फॉलो करने पड़ेंगे ना, जो हमारे यहाँ नियम बने हो उनको तो आप फॉलो करोगे ही ना। ऐसा तो है नहीं कि पैसा आप हमारे यहाँ से कमा रहे हो, नियम अपने देश के फॉलो करोगे, है ना, ऐसा थोड़ी होगा। अगर आप हमारे यहाँ से पैसे कमा रहे हो तो आपको हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उसी कंपनी के हिसाब से तो आप काम करोगे। ऐसा तो है नहीं कि काम तो आप किसी और कंपनी के, नियम आप किसी और कंपनी के फॉलो कर रहे हो, लेकिन पैसे किसी और कंपनी से कमा रहे हो, तो कंपनी भगा देगी आपको वहां से, समझ रहे हो आप। तो इसी वजह से, इसी तरह से अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे यहाँ बीबीसी है, अगर इंडिया में काम कर रही है तो इंडिया में काम कर रही है तो इसका मतलब क्या है, इसको इंडिया के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो इंडिया के नियम क्या है, इनको टैक्स भरना पड़ेगा। तभी में हर कंपनी के वो होते हैं नियम, तो जो इंडिया के नियम है उन्हीं के हिसाब से इनको टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन ये उस हिसाब से भर नहीं रहे हैं, तो इसी वजह से इनके यहाँ छापा पड़ा है।
है ना। तो इन्होंने क्या कहा है, एस जयशंकर साहब ने कहा है कि अगर इनको हमारे यहाँ काम करना है तो हमारे नियम तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। ऐसा होगा नहीं कि आप हमारे नियम फॉलो ना करो, हमारे टैक्स की चोरी करते रहो और हम आपको इसलिए माफ कर दें क्योंकि आप यूके से मिले हुए हो और आपकी एक कंट्रोवर्सी चल रही है ना, इस वजह से हम माफ कर दें। देखिए हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स के ऊपर तो वैसे भी बहुत ज्यादा हुआ है ना, टैक्स के ऊपर तो वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा वो रहती है निर्भर, है ना। पूरी हमको अपना देश चलाना पड़ता है। आप हमारे यहाँ से कमा रहे हो तो आपको हमको भी तो कुछ देना पड़ेगा, जब भी तो आप हमारे यहाँ से कमाने का हमको भी तो फायदा होगा। कोई कंपनी, कोई विदेशी कंपनी हमारे आएगी जब भी तो हमको भी फायदा होगा उसका। तो ये जब टैक्स की चोरी हो रही थी इसके खिलाफ हमारे इनकम टैक्स ने इनके यहाँ पे छापा मार दिया। अब इनका क्या कहना है, यूके का कहना क्या है, यूके का कहना है कि जो नरेंद्र मोदी के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी उस चीज का बदला लेने के लिए ये जो है ऐसा कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कर रही है। अब इनको देखिए यूके को एक और डर है, यूके को क्या डर है कि कहीं इंडिया में बीबीसी बैन ना हो जाए, क्योंकि देखिए वैसी हालत खराब चल रही है, वैसी हालत टाइट चल रही है। बीबीसी हो गया, पूरे यूके की हालत टाइट चल रही है। देखिए पूरे यूके की हालत टाइट चल रही है। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था इनके यहाँ महंगाई बढ़ती चली जा रही है, नौकरी गिरती चली जा रही है, नौकरी जो है कम से कम होती चली जा रही है, महंगाई बढ़ेगी नौकरी गिरेगी। फिर एक और समस्या इनके यहाँ आ गई है, क्या सरकार तो ठीक से चली नहीं रही। सरकार के बारे में मैंने आपको बताया था, सरकार भी ठीक से नहीं चल रही। अब जो ऋषि सुनाक बने उनकी फिर भी कुछ दिन तक चल रही है, उससे पहले तो 2-3 बार सरकार गिर चुकी है पिछले कुछ महीनों में, ठीक है। अब एक और चीज जो इनके यहाँ हो रही है क्या, कि खाने की कमी बढ़ होती चली जा रही है। लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है समय से, जैसे खाना चाहिए उनको। जैसे यूके इतना बड़ा देश है, डेवलप्ड कंट्री है, लोगों को खाना तो तमीज में मिलना चाहिए, महंगाई बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन खाना जो है वो गिरता चला जा रहा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा। और जब खाना कम से कम होगा तो क्या होगा, तो खाना जो है महंगा होता चला जाएगा। जो खाने की चीज है, जब कोई चीज कम होती चली जाती है, डिमांड तो बहुत ज्यादा रहेगी। खाने की डिमांड तो कभी कम हो ही नहीं सकती ना, है ना, लेकिन कम हो सकता है खाना। जब खाना अमाउंट में कम हो जाए, लोगों को मिल नहीं रहा लेकिन डिमांड तो बढ़ रही है, डिमांड तो उतरी रहेगी, तो क्या होगा, वो चीज फिर महंगी हो जाएगी। तो जो खाना है वो महंगा होता चला जा रहा है, लोगों को मिल नहीं रहा। तो पहले ही यूके इतनी सारी दुविधाओं से जूझ रहा है, ठीक है, इतनी सारी दुविधाओं से जूझ रहा है। वो बात एक अलग है, बीबीसी को अपने यहाँ की दुविधा नहीं दिख के दूसरे देश पर जबरदस्ती का वो लगा हुआ है इनके प्रधानमंत्री के ऊपर ये बना दो। देखिए ये मैंने आपको समझाया था बीबीसी ऐसा क्यों करता है। बीबीसी ने ऐसा पहले भी कई बार किया है ना। एक बार तो बीबीसी इसके लिए बैन भी हो गया था, 2 बार, सॉरी, एक बार नहीं 2 बार बीबीसी इस चीज के लिए बैन भी हो चुका है इंडिया में। क्यों, क्योंकि इसका हर बार का काम है कि जब भी इनकी हालत बुरी होती है, क्योंकि देखिए जब यूके की हालत खराब है और पैसे कौन प्रोवाइड करता है बीबीसी को, क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट मीडिया है ना, गवर्नमेंट मीडिया कहाँ की, यूके की। तो जो यूके की गवर्नमेंट है वही इनको पैसे प्रोवाइड करती है इनको चलाने के लिए। बीबीसी जो चलता है वो इन्हीं के पैसे पर चलता है, ठीक है, इन्हीं के पैसे पर चलता है बीबीसी। अब जब इन्हीं के पास पैसा नहीं बच रहा है, इतनी हालत खराब हो रही है देश की, तो इन्होंने क्या किया, बीबीसी का फंड काट दिया है। अभी बीबीसी को काफी कम पैसा दे रहे हैं। तो बीबीसी को क्या करना है, अपनी तरफ से अपने सब्सक्रिप्शन बढ़ाने होंगे, अपने जो है अपनी टीआरपी बढ़ानी होगी, वहीं से लोग पैसे कमाते हैं। तो इसी वजह से उल्टी सीधी ये जो डॉक्यूमेंट्री है बनाते हैं। इन्होंने पहले भी कई बार बनाई है इंडिया के खिलाफ, इन्होंने अभी भी बनाई है। देखिए एक इन्होंने बनाई थी 1972 में, 72-73 में एक बार इन्होंने बनाई थी। कब, जब हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी, हमारे देश की प्रधानमंत्री थी जब इंदिरा गांधी थी। देखिए इंदिरा गांधी ने कई काम ठीक नहीं किए होंगे, बहुत सारे, कोई भी लीडर ऐसा तो है नहीं जिसने सब काम अच्छे किए हो, एक आध काम तो सबसे गलत होता ही होता है, ठीक है। आप किसी भी देश के प्रधानमंत्री को ले लो, किसी को भी ले लो, अपने देश के ले लो, बाहर के देश के ले लो। तो इंदिरा गांधी की अगर मैं बात करूं ना, तो इंदिरा गांधी को बोला जाता है आयरन लेडी, है ना। क्या बोला जाता है, आयरन लेडी। आयरन लेडी मतलब इतनी मजबूत, लोहे की तरह मजबूत जिन्होंने काम किए हैं, जिनके फैसले लोहे की तरह मजबूत थे। तो इन्होंने क्या किया, देखिए इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। कौन सी लड़ाई हुई थी, जब बांग्लादेश को एक अलग देश बनाया गया था। कब हुई थी, 1971 में, जिसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं, इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर भी बोलते हैं। तो जो 1971 में 1971 में लड़ाई हुई थी, उस समय पे क्या हुआ था, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था, तो बताया था जो पाकिस्तान के साइड कौन कौन थे, यूएस और यूके पाकिस्तान के साइड थे। यहां तक कि इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज दिए थे इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए। इंडिया, जब इनको लग रहा था पाकिस्तान हार रहा है, तो यूएस और यूके ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज दिए थे इंडिया को हराने के लिए। दूसरी तरफ इंडिया की तरफ कौन था, इंडिया की तरफ था यूएसएसआर, या फिर आज के समय का आप बोल सकते हो रशिया। यूएसएसआर की लेगेसी है रशिया, है ना। यूएसएसआर को जो टूट के देश बनाया कौन सा बना, रशिया। तो इनकी तरफ, इंडिया की तरफ कौन था, रशिया। इसीलिए तो इंडिया जो है इतना अच्छा दोस्त है रशिया का। जब ऐसी स्थिति में इन्होंने उनकी मदद की थी, इंडिया की मदद की थी ना ऐसी स्थिति में, तो ये लोग किसके साइड थे, यूएस यूके थे, पाकिस्तान की साइड यूएसएसआर था,
इंडिया की साइड। तो जब इन्होंने अपना क्या भेजा, एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे इंडिया के खिलाफ, इंडिया की तरफ को, तो यूएसएसआर ने क्या किया, यूएसएसआर ने अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो है, जो आपका इंडियन ओशन है, वहां पे खड़ी कर दी लाके, और बोला अगर तुमने, यूएस और यूके ने एक कदम आगे बढ़ाया है ना इंडिया की तरफ को, तो हम सीधे न्यूक्लियर जो है अपने मिसाइल मार देंगे, है ना। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा तो भी देखा जाएगा, लेकिन इंडिया के खिलाफ हम तुमको किसी और देश की मदद नहीं करने देंगे, इंडिया के खिलाफ नहीं आने देंगे हम तुमको। फिर उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियर पावर की डर से, न्यूक्लियर लड़ाई की डर से, न्यूक्लियर जो वेपन थे उनके डर से यूएस और यूके वापस चले गए, ठीक है, यूएस और यूके वापस चले गए। फिर भी यूएसएसआर काफी दिन तक वहां पे रुका था इंडियन ओशन में, कभी दोबारा ना जाए लौट के। तो यहां पे क्या हुआ, जब यूएस और यूके की एक ना चली, इंडिया को हराने के लिए एक ना चली, तो उसके बाद क्या हुआ, जो बीबीसी कहां का है, यूके का न्यूज़पेपर है बीबीसी, तो इसने क्या किया, उल्टी सीधी न्यूज छापनी शुरू कर दी, किसके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, है ना। उसने इस समय पे इसने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनाई, जैसे इसने डॉक्यूमेंट्री बनाई जो काफी फेमस हुई बंगाल के ऊपर, और उसमें क्या दिखाया, बंगाल के ऊपर जो इन्होंने बनाई, जो इन्होंने बंगाल के ऊपर जो आपकी वो बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसमें उन्होंने क्या दिखाया, बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें दिखाई कि बंगाल में इस हिसाब से गरीबी चल रही है, यहाँ पे लोग खाने के लिए, लोगों के लिए पीने के लिए नहीं है, बहुत मतलब पता नहीं क्या क्या दिखाया इन्होंने उस पूरी डॉक्यूमेंट्री में। देखिए ये समझिए इस हद तक स्थिति हो गई थी कि बहुत सारे विदेश के लोग भी कहने लगे थे, लेकिन बंगाल का तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बंगाल का तो कुछ हुआ नहीं है, तो आप बंगाल के ऊपर आप बंगाल के ऊपर बना क्यों रहे हो डॉक्यूमेंट्री, और ऐसा तो बंगाल में कुछ है भी नहीं जैसे आपने डॉक्यूमेंट्री में दिखा दिया। हो सकता है बंगाल के कुछ इलाकों में हो ऐसा कि खाने पीने के लिए लोगों के पास नहीं है, बहुत सारी जगहों पे होता है, इंडिया में आज भी कई सारी राज्य हैं जहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं है ना, बहुत सारे गांव ऐसे हैं, है ना, बहुत सारे विदेशों में, आप कौन से यूके में खुद देख लीजिए, अब यूके में इतनी बुरी स्थिति चल रही है, खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि बढ़ता जा रहा है पैसे का अमाउंट, है ना। और वैसे भी नॉर्मली अगर सही सिचुएशन भी हो तो कुछ % लोग तो फिर भी ऐसे होते हैं जो 2 वक्त का खाना नहीं कमा पाते, हर जगह होते हैं, हर देश में होते हैं, तो ऐसा होगा बंगाल में। लेकिन आप जो डॉक्यूमेंट्री में दिखा रहे हो कि पूरा पूरा बंगाली ऐसा, ये क्या बकवास है, ये बहुत सारे लोगों ने बोला बीबीसी से। तो जब ये डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई तो उस समय पे 1972-73 में बीबीसी को बैन कर दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, एक बार बैन किया गया, फिर बैन हटा दिया गया, फिर जब बीबीसी नहीं माना, दूसरी जो डॉक्यूमेंट्री बनाई और लगातार न्यूज कवरेज करता रहा, इसके बाद फिर इसको दोबारा बैन कर दिया। तो यूके को डर है कि हमारी स्थिति इतनी खराब चल रही है, जो बीबीसी है इसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, अगर इस समय पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीबीसी को बैन कर दिया तो इतनी बड़े जो पैसे कमाने की हमारे पास अपॉर्चुनिटी इंडिया है, इतनी बड़ी मार्केट है, ये हमारे हाथ से निकल जाएगी, और ये निकल गई तो क्या होगा, हमको नुकसान ही नुकसान है ना। किसको, ये जो आपको बीबीसी है इसको भी नुकसान है और यूके को भी नुकसान है। इसी वजह से कोशिश में लगा हुआ है यूके कि कैसे भी करके इसको बैन से बचा लिया जाए, ठीक है। देखिए हालांकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई मूड में है नहीं बैन करने के में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई मूड में है नहीं बैन करने के में, है ना। लोगों ने कई बार बोला है कि जिसको बैन कर दो बीबीसी को, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा मूड में है नहीं, क्योंकि बीबीसी जो है ऑलरेडी रशिया से बैन है, चाइना से बैन है, ठीक है। वहां पे तो इतना कुछ यूके ने बोला नहीं, क्योंकि वहां पे इतनी पेस चलती नहीं है यूके की, लेकिन इंडिया पे पूरा चाह रहा है ये कि पेस चले इंडिया की, है ना। इंडिया को दबाने की हर बार कोशिश करता है कौन, यूके आपका। लेकिन इंडिया जो इस समय पे गवर्नमेंट है इंडिया की, वो बहुत ज्यादा मजबूत है। जैसे हमारे एस जयशंकर साहब ने कह दिया कि देखो हमारे यहाँ काम करना है तो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग चलो, वरना फिर निकलो हमारे यहाँ से, हमको भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे विदेशी मीडिया है हमारे पास, है ना। हमने खुद का एक डीडी इंटरनेशनल लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर हम अपने अंदर की जो हमारे इंडिया की जो इंटरनेशनल न्यूज है वो दिखाएंगे। डीडी इंटरनेशनल नाम से न्यूज चैनल हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, है ना। अभी कुछ समय पहले इजराइल के साथ हमने डील भी साइन की थी, डीडी इंटरनेशनल की, इजिप्ट के साथ साइन की थी, सॉरी इजराइल नहीं इजिप्ट के साथ साइन की थी हमने डील। तो हम अपने न्यूज चैनल को बढ़ा रहे हैं, इंटरनेशनल न्यूज चैनल जो हमने बनाया उसको बढ़ा रहे हैं, समझ रहे आप। तो हम अगर आप हमारी लॉ फॉलो नहीं करोगे तो हमको जरूरत नहीं है आपकी। ये किसने बोल दिया, जयशंकर साहब ने हमारे जो है बोल दिया। लेकिन यूके क्या चाह रहा है, इनको नुकसान ना हो जाए इस चीज का, इसको क्योंकि इनको नुकसान तो बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए क्या कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखिए बहुत सारी तरह से दबाव बनाएगा, कैसे, जो हमारे यहाँ पे क्या है, मीडिया वाला जो आर्टिकल है, मीडिया वाला जो अनुच्छेद है, कौन सा 19(1) आर्टिकल या फिर अनुच्छेद 19(1) जो है हमारे यहाँ पे, जो हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, वो क्या कहता है कि मीडिया के पास अधिकार है, बोलने का अधिकार, जो दिखाना चाहे, जो एक्सप्रेशन वो दिखाना चाहे, क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता है किस चीज की, स्पीच जो बोलना चाहता है, या फिर एक्सप्रेशन जो दिखाना चाहता है, उस चीज की स्वतंत्रता है। उसी के अंदर से क्या आता है, इसी चीज के अंदर से निकल के आता है आपका, इसी चीज के अंदर से निकल के आता है आपका, क्या निकल के आता है इस चीज के अंदर से, जो मीडिया का वो है आपका, जो मीडिया का अधिकार है यहीं से निकल के आता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इस मीडिया का अधिकार जो है यहीं से निकल के आता है।
समझ गए आप। तो जब यहाँ से मीडिया का अधिकार निकल के आता है तो ये जो है इसी चीज का फायदा कौन उठाना चाहता है, ये यूपी उठाना चाहता है। अभी कुछ दिन, क्योंकि अभी तो इनको शांत कर दिया हमारी उसने, जो हमारे विदेश मंत्री है उन्होंने अभी तो इनको शांत कर दिया है। लेकिन क्या करेंगे इसका कुछ दिन बाद जो है, मतलब अभी जैसे अभी, क्योंकि ये बहुत लंबा चलेगा इशू, अभी आप देखिएगा काफी समय से चल रहा है और अभी काफी लंबा चलने वाला है। तो इस चीज का भी आर्टिकल का भी कुछ दिन में देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 19(1) इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा इस चीज के बीच में कि इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है मीडिया को दबाने की कोशिश कर रही है। ये सब फालतू की चीजें पे भी इस्तेमाल की जाएंगी, है ना, समझ रहे हो आप। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये जो आपकी नरेंद्र मोदी की जो वो थी, आपकी नरेंद्र मोदी जी की जो डॉक्यूमेंट्री थी उसको, और ये जो आपका टैक्स इन्वेजन है, ये जो टैक्स का इशू चल रहा है, इन दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है आपस में। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कह रही है, देखिए ये दोनों एक अलग इशू है। जो इन्होंने किया, जो इन्होंने नरेंद्र मोदी की डॉक्यूमेंट्री बनाई वो एक अलग इशू है। हम उस चीज से क्यों नाराज है डॉक्यूमेंट्री से, क्योंकि कुछ समय पहले ही हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च कोर्ट है, हमारे यहाँ का सबसे ऊंचा कोर्ट है, उसने कुछ ही दिन पहले फैसला दिया है। क्या फैसला दिया है कि नरेंद्र मोदी का उसमें कुछ हाथ नहीं था, और इसका फैसला देने के बाद कुछ दिन बाद आपने डॉक्यूमेंट्री बना दी। इससे क्या होता है, इससे हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो उसने फैसला दिया आप उसको अपोजिट करने की कोशिश कर रहे हो, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हो। लोगों के मन में क्या कर रहे हो, जो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी ना फैसला किया है फालतू है, जो हम बता रहे हैं वो सही है। इस तरह से हमारे लोगों में इसके लिए गुस्सा है। जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी कुछ दिन पहले यही बात की अपनी एक स्पीच के दौरान कि जो ये जो बीबीसी, हालांकि उन्होंने बीबीसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने सीधे ये बोला कि जो कोशिश हो रही है, क्या कोशिश हो रही है, प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिससे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला जो है उसको बदलने की कोशिश करी जा रही है, उसको लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करी जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो गलत है और हम जो कह रहे हैं वो सही है। एक मीडिया हाउस ऐसे करने की कोशिश कर रहा है, वो इन्होंने ऐसे बोला था। उन्होंने डायरेक्टली बीबीसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन सब जानते हैं उन्होंने बीबीसी के बारे में बात किया था। तो हमारी प्रॉब्लम जो डॉक्यूमेंट्री वाली है ना, वो इसी चीज से है कि जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो आप होते कौन हो ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले, हमारे सुप्रीम कोर्ट को गलत साबित करने वाले, है ना। ये हमारा मतलब है किससे, ये हमारा दिक्कत है किससे, बीबीसी से, इस डॉक्यूमेंट्री को लेके। लेकिन जो टैक्स वाला इशू है टोटली डिफरेंट है कि अगर आपको टैक्स भी तो देना पड़ेगा ना। तो अगर आप टैक्स चोरी कर रहे हो, बन भी मान रहे हो कि हमारी सब सुने, है ना, और आप टैक्स की भी चोरी कर रहे हो तो आपके खिलाफ बात तो होगी, है ना, आपके खिलाफ एक्शन तो लिया ही जाएगा अगर आप टैक्स की चोरी कर रहे हो। वो फैसले, दोनों चीज जो है अलग अलग है, ठीक है, समझ गए आप। तो क्या है ये पूरा यूपी को क्या जवाब दिया है, इसके पीछे क्या मुद्दा है, पूरा मुद्दा आप समझ गए होंगे आशा करता हूं। मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। एक बार आप पूरा बोर्ड देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट डालना है। जैसे ही आप ये वीडियो देखो, कोई भी टॉपिक आपको अगर समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल करंट अपडेट्स की वीडियो में मॉर्निंग की में। तब तक के लिए धन्यवाद।